तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग इकोसिस्टम कैसे प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है इसके बारे में हम लोग जाने। इसके अलावा हम लोग प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता और साथ में डीकम्पोजिशन, ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके आगे जो और भी दो चीज़ें होती है जो एक प्रकृति में इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, वो होती है ऊर्जा प्रवाह। और ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ में एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं इस क्लास में। तो हम लोग ऊर्जा प्रवाह से ही शुरू करेंगे कि एनर्जी फ्लो, ऊर्जा आती कैसे है इस एक पारिस्थितिकी तंत्र में, ऊर्जा के आने का है ना, ऊर्जा कैसे आती है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, एनर्जी फ्लो के बारे में। ठीक है, एनर्जी फ्लो का मतलब ये है कि जहाँ से एनर्जी बनती है, मतलब जो एनर्जी बनाता है वहाँ से लेकर जो उस एनर्जी को उपयोग करता है वहाँ तक के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो या तो फिर ऊर्जा प्रवाह। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ से ऊर्जा प्रवाह में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि पहले बार ऊर्जा कहाँ से आती है और कौन ऊर्जा को बनाता है या कन्वर्ट करता है या बोल सकते हैं हम लोग बदलता है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, देखो ऊर्जा प्रवाह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कौन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन, सूर्य। सूर्य जो होती है सन, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और इसी के द्वारा ऊर्जा जो है प्लांट्स या प्रोड्यूसर जो जिसको हम बोलेंगे अभी वहां तक पहुंचती है। तो सन के द्वारा जो सनलाइट होती है, सनलाइट वो कहाँ पर पहुंचती है, सन से प्लांट में। अरे जो लाइट एनर्जी रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं सूर्य सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि क्या होता है, सन जो होती है जितने भी प्लांट्स है या प्रोड्यूसर बोला जाए उन सभी के लिए क्या होती है, ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है, उसके अलावा दूसरे और कोई नहीं है। जैसे हम लोग ये लाइट की बात करेंगे या दूसरे लाइट की बात करेंगे तो ये सब चीज़ से प्रोड्यूसर जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सन ही क्या होती है, ऊर्जा का एकमात्र सोर्स होती है, लेकिन कहाँ को छोड़कर, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल परिस्थितिक तंत्र को छोड़कर। मतलब ये है कि वहां पर गहरे समुद्र में लाइट नहीं जा सकती, इंटर नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि लाइट जो है एक टाइम तक है, एक लिमिटेड गहराई तक ही जा पाती है, उसके नीचे तक, तली तक नहीं पहुंच पाती। तो वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है हाइड्रोथर्मल एनर्जी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब ये है कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब केमिकल की मदद से भोजन बनाने वाले लोग होते हैं। जबकि बाकी लोग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है वहां पर वाले लोग क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब लाइट एनर्जी का यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला लाइन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे देखें, आपतित सौर विकिरण का 50% से कम प्रकाश संश्लेषक के रूप में सक्रिय विकिरण पार होता है। ठीक है, आपतित प्रकाश का मतलब यहां से हम जानते हैं एक बात है ना, देखो ये जो सन से आने वाली लाइट है, सन से आने वाली लाइट जो प्लांट इसको ऑब्टेन करता है, मतलब प्लांट के अंदर में क्लोरोफिल रहते हैं और ये क्लोरोफिल एक्टिव तभी होता है, क्लोरोफिल एक्टिव तभी होता है, एक्टिव जब इसको मिनिमम उस वेवलेंथ की लाइट चाहिए जो क्लोरोफिल को एक्टिव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी को हम लोग बोलते हैं पार लाइट। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब आपतित सौर विकिरण का 50% में से जो कम प्रकाश संश्लेषक के रूप में होती है सक्रिय विकिरण या पार बोलते हैं। पार का मतलब ये है कि ये जो होती है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है जो आ रही है कहाँ से, सन से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार रेडिएशन बोलते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो इसका कितना परसेंट, तो इस लाइट का कितना परसेंट, 50% ही क्या होती है, पार होती है। किसका, देखो इस सन के पास में कितना परसेंट लाइट है, 100%। ये 100% में से 50% ही क्या होती है, पार होती है। पार का मतलब ये है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब सक्रिय विकिरण वाले होते हैं, मतलब 50% या उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, 50% से कम प्रकाश। तो देखो ये जो प्लांट होते हैं इस पार का कितना लेते होंगे फिर, देखो पार का मतलब ये है कि सनलाइट से 50% ही प्लांट के लिए यूजफुल है और वही उसके फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन करती है, मतलब क्लोरोफिल को में इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करती है। कौन, ये जो पार होती है।
तो उसका कितना प्रतिशत इस प्लांट को यूज करते होंगे उसको भी देखते हैं आगे। पौधे और प्रकाश संश्लेषक तथा रसायन संश्लेषक जीवाणु स्वपोषी भोजन बनाने के लिए सौर विकिरण ऊर्जा को स्थिर करते हैं। मतलब ये है कि सनलाइट क्या करते हैं, सनलाइट को फिक्सेशन करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे, ऊर्जा को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो कितने ऊर्जा को, तो इसका जो पार रहेगा, पार का, पौधे पार का केवल 2 से 10% ही ग्रहण करते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होती है, मतलब सक्रिय विकिरण, वो कितना परसेंट होता है, 50% या उससे कम होता है। लेकिन इस 50% का कितना परसेंट ये प्लांट लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो इसका कितना परसेंट करते हैं, तो इसका करते हैं इन लोग 2 से 10%। मतलब पार रेडिएशन का प्लांट कितना यूज कर रहा है, 2 से 10%। लेकिन सन के पास में कितना परसेंट लाइट है, 100%। तो ये सन जो होती है, इस 100% लाइट का ये प्लांट के में डायरेक्टली पूछा जाए तो 1 से 5% यूज करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब ये सन का 1 से 5% यूज कर रहे हैं, सन टोटल ISR का, टोटल जितना भी विकिरण होता है उसका 1 से 5% प्लांट यूज कर रहे हैं, तो पार का कितना करेंगे, इससे डबल। क्यों, क्योंकि ये 50% है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। मतलब टोटल सन का यदि पूछा जाएगा कि प्लांट टोटल सन के कितने लाइट को लेता है करके, तो 1 से 5%, जबकि पार का पूछेगा तो कितना बताना है, 2 से 10% बताना है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखना। पौधे पार का केवल कितना परसेंट लाइट का यूज करते हैं, 2 से 10% ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, अब देखो, ऊर्जा प्रवाह में जो उत्पादक या स्वपोषी होते हैं वही लाइट एनर्जी को ट्रैपिंग करने का काम करते हैं। मतलब ये प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद ये क्या क्या चीजें होती है उसके आगे और भी देखते हैं हम लोग। तो उत्पादक स्वपोषी वे जीव हैं जो भोजन का संश्लेषण करते हैं। भोजन का संश्लेषण मतलब, संश्लेषण का मतलब, सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि बनाना, पहले बार बनाना। ठीक है, सिंथेसिस करना। एक होता है सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब बनी हुई चीजों को निकालना होता है, जबकि संश्लेषण का मतलब ये होता है कि बनाना। तो पौधे क्या करते हैं, जो जीव भोजन बनाते हैं या भोजन का संश्लेषण करते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखें। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक शाकाहारी और काष्ठमय पौधे हैं। प्रमुख उत्पादक शाकाहारी और काष्ठमय पौधे का मतलब क्या है, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर, ये तो कोई भी प्रकार के दूसरे एनिमल्स वगैरह को खाने का काम करते नहीं है, कुछ को छोड़कर। तो उत्पादक शाकाहारी काष्ठमय पौधे, काष्ठमय पौधे का मतलब होता है वुडी प्लांट्स, मतलब जिसमें लकड़ियां मिलती है, वो पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होते हैं, मुख्य उत्पादक होते हैं। ठीक है, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल और उच्च पौधे होते हैं। मतलब उच्च पौधे का मतलब यहाँ पर कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं जो नदी किनारे या झीलों के किनारे में उगे हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर वो भी किस में आ जाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब जलीय परितंत्र में आ जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर उच्च पौधे लिखे हैं। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें। उत्पादक द्वारा संचित ऊर्जा उपभोक्ता तक पहुंच जाती है, अन्यथा जीव मर जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो प्रोड्यूसर, मतलब जो प्लांट्स जो है क्या करते हैं, इस एनर्जी को ट्रैप करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। वही क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यदि वो उत्पादक अपने उस एनर्जी को दूसरे जीवों को, या बोला जाए कि उपभोक्ताओं को ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको स्थानांतरित नहीं करेंगे, तो खुद ही क्या होंगे, ज्यादा एनर्जी की वजह से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे देखें। इसके बाद देखो उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता किसको बोलेंगे, जो उत्पादक के ऊपर में निर्भर रहते हैं, मतलब भोजन के लिए। तो उत्पादक कौन हो सकते हैं, तो उत्पादक हो सकते हैं शाकाहारी भी हो सकते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं ना, उन लोग शाकाहारी ही रहते हैं, तो शाकाहारी हो सकते हैं। तो देखो उससे आगे हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी भी बोलते हैं। परपोषी का मतलब दूसरे से पोषण ग्रहण करने वाले हैं। ये वे जानवर हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। कौन से जानवर हैं इन लोग, वे जानवर हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर कर रहे हैं, पौधों पर। अब सीधी सी बात है, ये प्रोड्यूसर रहेंगे, प्लांट जो है प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्पादक। इसको हम बोलते हैं उत्पादक। यही प्लांट जो है ना, क्या करता है, सनलाइट से जो एनर्जी आती है, सनलाइट इससे जो एनर्जी आती है, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसी को ट्रैप करते हैं प्लांट,
और अपने लिए क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, मतलब फूड सिंथेसिस करेंगे। इसी उत्पादक के द्वारा जो बनाया गया फूड रहता है, उसी को जो लेता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, या इसको हम बोलेंगे क्या, प्राथमिक उपभोक्ता। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। और इसको एक नाम और देते हैं हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता के साथ साथ में, इसको बोलते हैं शाकाहारी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीधे प्लांट को ग्रहण करता है, प्लांट को खाता है, उसको हम लोग शाकाहारी भी बोलते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, यहां से देखते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता वगैरह भी आएगा भी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी पौधों पर भोजन करते हैं, उदाहरण कीट वगैरह, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, यहाँ से इंसेक्ट है ना, बर्ड्स और मैमल्स, IBM से याद रखना, जो प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो सकते हैं? सीधी सी बात है, प्राथमिक उपभोक्ता वे हैं जो प्लांट को सीधा सीधा क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, तो उसको हम लोग शाकाहारी भी बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल वगैरह कौन कौन है, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, ये सब चीज इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा और देखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता किसको बोलेंगे? अब देखो, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता रहेगा वो क्या करेगा, दूसरे द्वितीयक उपभोक्ता के लिए भोजन देगा, है ना। मतलब ये द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर में ही डिपेंड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक मांसाहारी। क्यों मांसाहारी बोल रहे हैं यहाँ पर, शाकाहारी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, दूसरे एनिमल्स वगैरह जो शाकाहारी है उनको भोजन के रूप में लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्राथमिक मांसाहारी, या तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोरस बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस मतलब प्राथमिक मांसाहारी है। तो कौन कौन होते हैं वैसे, तो शाकाहारी पर भोजन करते हैं, उदाहरण मेढक, लोमड़ी, मनुष्य। तो अलग अलग इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग प्रकार के द्वितीयक उपभोक्ता हो सकते हैं, तो उसके है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग से, लेकिन यहाँ पर सीधा एक साथ ही याद रखना कि कौन कौन लोग द्वितीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल दे के सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता कौन कौन है, मेढक है, लोमड़ी है, और कौन है, मनुष्य है। जैसे मेढक जो है कीड़े को खाएगा तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। कीड़े क्या था, फाइटोफेगस थे, मतलब वो जो है प्लांट के ऊपर में निर्भर कर रहे थे, प्लांट को खाते थे, प्लांट की पत्तियों को खाते थे, या प्लांट के जो भी अदर प्रोडक्ट्स और भी रहते जैसे सीड वगैरह को खाते थे, फल को खाते थे, तो उसको खाने के लिए जो है वो कौन है, मेढक। ठीक है, उसके अलावा लोमड़ी वगैरह भी आता है द्वितीयक उपभोक्ता में, मनुष्य आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक है, इसके आगे देखें, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता को हम लोग द्वितीयक मांसाहारी भी बोलते हैं। सही बात है, जो द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक मांसाहारी बोल रहे हैं, तो हम लोग तृतीयक उपभोक्ता को क्या बोलेंगे, द्वितीयक मांसाहारी बोलेंगे। प्राथमिक मांसाहारी पर भोजन करते हैं, उदाहरण बाघ या शेर वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ना, जैसे मेढक, ये लोमड़ी वगैरह को खाने का काम किसका रहता है, बाघ का या शेर का, तो क्या हो जाता है, तृतीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और जानना है कि ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, इसके लिए प्राइमरी कंज्यूमर के लिए दो तीन बातें हैं। पहला बात तो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए, प्राथमिक उपभोक्ता के लिए, कि इन लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी। उसके अलावा ये क्या होते हैं, द्वितीयक उत्पादक भी होते हैं, द्वितीयक उत्पादक। तो बोलोगे कि ये तो एनर्जी बनाता नहीं है ना, तो उत्पादक कैसे हो गया? तो भाई जो देखो, जो प्लांट एनर्जी बनाया है वो उत्पादक है, और वो कौन सा उत्पादक है, ये प्राथमिक उत्पादक है। कौन सा उत्पादक है, प्राथमिक, मतलब पहले बार एनर्जी को यही बनाता है, लेकिन फूड चेन में या ऊर्जा के प्रवाह में देखा जाए तो ये शाकाहारी इस प्लांट या प्राथमिक उत्पादक को ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये प्राथमिक उत्पादक को जैसे ग्रहण करते हैं क्या बन जाते हैं, द्वितीयक उत्पादक भी बन जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के साथ साथ में ये द्वितीयक उत्पादक भी हैं, और साथ में क्या होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। तो यहाँ से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीयक उत्पादक कौन होते हैं, तो ऑप्शन आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, उत्पादक तो होंगे नहीं ऑप्शन में, तो प्राथमिक उपभोक्ता ही क्या होती है, द्वितीयक उत्पादक होती है। और प्राथमिक उत्पादक कौन है, वो तो प्लांट्स ही हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब पूरा क्लियर हुआ होगा। और उपभोक्ता का मतलब हम लोग यहाँ पर क्या देखें, परपोषी। परपोषी का मतलब ये होता है कि वो दूसरे के ऊपर जो निर्भर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी बात हम लोग जाने, इसको क्लियर रखना है, याद भी रखना, एग्जाम्पल को भी याद रखना है ना, कि कीड़े, पक्षी, स्तनधारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मेढक, लोमड़ी, मनुष्य आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में जो सुपीरियर स्पीसीज रहती है जैसे बाघ, शेर वगैरह,
हो गया, मोर वगैरह हो गया, है ना। यहाँ पर मोर, मनुष्य भी लिख सकते हैं, मोर और मनुष्य ये सब भी क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्तनधारी दिया गया, स्तनधारी में कौन आते हैं, जैसे कि हिरन आ जाएगा, गाय आ जाएंगे, बकरी आ जाएगी, है ना। हिरन, गाय, बकरी, खरगोश, ये सब चीज आ जाते हैं स्तनधारी में यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। इतनी सारी बात जो है हम लोग पढ़े, है ना। इसके आगे देखते हैं, है ना। उसके बाद देखो, विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंध की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ पर देखो एक टॉपिक आ रहा है, क्या, कौन सा, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 10th क्लास में इसको पूछते थे, है ना, छोटे छोटे क्लास में। लेकिन हायर क्लास में भी एक आध नंबर, 2 नंबर वाले बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला जो होती है किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, इसको भी जानना है हमें, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन होती है, फूड चेन। तो फूड चेन कितने टाइप के होते हैं, क्या होती है फूड चेन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, फूड चेन विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंध की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। मतलब ये है कि आपस में कनेक्ट होंगे, लेकिन क्या चीज के लिए कनेक्ट होंगे, कि वो उन लोग भोजन के लिए कनेक्ट होते हैं। किसके लिए कनेक्ट होंगे, भोजन के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। तो विभिन्न जीवों के बीच का मतलब क्या है, क्या एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में ये संबंध बनता होगा, तो नहीं। इसमें अलग अलग प्रकार के विभिन्न जीवों के बीच में भोजन संबंध के लिए एक श्रृंखला बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फूड चेन का डायग्राम भी दिया गया है ना। जैसे कि यहाँ प्रोड्यूसर प्लांट जो है ग्रासेस है ना। यहाँ इस पर वाटर वगैरह है, वाटर जब देते हैं इसको तो ये सन के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस करती है, उसको खाने वाले देखो ग्रास ओपर है, टिड्डा, है ना। ग्रास ओपर टिड्डा है यहाँ पर। ग्रास ओपर को खाने के लिए कौन है, यहाँ पर क्या है, फ्रॉग है। तो ये क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाती है। देखो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, जो सीधा प्लांट को लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। साथ में क्या है, शाकाहारी भी है, ये शाकाहारी भी है। और साथ में इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक भी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो सेकेंडरी कंज्यूमर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोरस, मतलब इसको बोलेंगे प्राथमिक मांसाहारी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक है, इसको टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉप कंज्यूमर वगैरह रहते हैं, जो चील वगैरह जो स्नेक को खाती है, उसको फाइनल कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और बाद में ये जब डेड हो जाती है तो उसको, है ना, डीकम्पोज करने के लिए डीकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि ये लोग कौन, फंजाई, और दूसरे कौन से, बैक्टीरिया। तो अब से याद रखना है कि डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फूड चेन क्लियर हुआ होगा। मतलब ये सन से पहले बार लाइट के द्वारा एनर्जी आया, यहाँ पर केमिकल एनर्जी में बदला, और यही केमिकल एनर्जी पूरा घूम के वापस से कहाँ पर आ जाती है, जहाँ से शुरू हुई रहती है, मिट्टी में आ जाती है। डिकम्पोज होना मतलब मिट्टी में मिल जाना, तो मिट्टी से शुरू हुई रहती है, मिट्टी में वाके मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फूड चेन इज टू टाइप, मतलब खाद्य श्रृंखला जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन होती है, और दूसरा होती है डेट्राइटस फूड चेन होती है, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन क्या क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में, उसके बाद हम लोग डेट्राइटस फूड चेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ये ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला, ठीक है। ये चारण खाद्य श्रृंखला है। तो इसमें देखें सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं जलीय परितंत्र का, किसका, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी की तंत्र का, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन होती है। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको भी हम लोग जानेंगे, है ना, उसको तीसरे नंबर में हम लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब परजीवी खाद्य श्रृंखला है कि तंत्र
या हम इसको बोलते हैं पैरासिटिक फूड चैन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो फूड चेन चलती है वो है ना, इसमें जो चलने वाली खाद्य श्रृंखला। और ये क्या है, एक्वेटिक है। ये क्या है, एक्वेटिक फूड चेन है ना, या बोल सकते हैं खाद्य श्रृंखला फूड चेन, या इकोसिस्टम में जो चलती फूड चेन। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या क्या होती है। तो एग्जाम्पल, एक्वेटिक फूड चेन जो होती है वो शुरुआत होती है, पहले तो शुरुआत होगी कहाँ से, तो वो शुरुआत होगी प्रोड्यूसर से, ठीक है। प्रोड्यूसर से शुरुआत होके जाती है कहाँ पर, प्राइमरी कंज्यूमर में, से जाती है कहाँ पर, सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर जाती है कहाँ पर, टर्सरी कंज्यूमर में, ठीक है। तो जो ये जो होती है ये ट्रॉपिक लेवल में चलती है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, मतलब पोषण स्तर की बात करते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं T1 ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3 और इसको बोलते हैं क्या, T4। तो इसके एग्जाम्पल में की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन होती है, या इसको हम बोल सकते हैं पादप प्लवक जो होती है, पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन जो होती है वो प्रोड्यूसर होती है, उत्पादक होती है। इसके अलावा जो ये जंतु है ना, जंतु प्लवक होते हैं, प्लवक वो क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं, कंज्यूमर, या इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, इन लोग द्वितीयक उत्पादक भी होते हैं, ठीक है। तो पादप प्लवक से जंतु प्लवक से क्या होगी, यहाँ पर छोटी मछली में जाती है ना, छोटी मछली में जाती है क्या, एनर्जी, और उसके बाद इसको क्या, इसमें किसमें चली जाती है, बड़ी मछली में चली जाती है। किसमें चली जाती है, बड़ी मछली। मतलब देखा जाए कि ये जो है फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होकर, पादप प्लवक से शुरू होकर कहाँ पर जा रही है, बड़ी मछली तक जा रही है। मतलब यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर है कौन, पादप प्लवक, या बोल सकते हैं हम लोग इसको फाइटोप्लैंक्टन बोल सकते हैं, जो कौन से ट्रॉपिक लेवल में आती है, T1 ट्रॉपिक लेवल में। और इसके अलावा T2 ट्रॉपिक लेवल में कौन है, तो T2 ट्रॉपिक लेवल में प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्पादक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक उत्पादक, या इसको हम है ना द्वितीयक उत्पादक बोलेंगे, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। ये वाले जो है ना सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक मांसाहारी बोलते हैं। प्राथमिक मांसाहारी मतलब ये प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं। तो यहाँ से घुमा घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं इधर उधर से, इसीलिए सबको याद रखना कि सबको क्या क्या बोलते हैं। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड चेन जो होती है ना, ऐसे होती है, पादप प्लवक से शुरू होकर जंतु प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली तक पहुंचती है। मतलब ऊर्जा का प्रवाह जो है यहाँ पर पादप प्लवक से ऐसे बड़ी मछली तक होती है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, पादप प्लवक है। और ये पादप प्लवक क्या करती है, ये सन से लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है और यहीं पर क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, या डेस्मिड वगैरह, डाइएटम्स वगैरह हो गए, उन्हीं लोग क्या होते हैं, पादप प्लवक होते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कौन कौन से, डेस्मिड वगैरह लिख सकते हैं, डेस्मिड है ना, डाइएटम्स या डाइनोफ्लैजलेट्स वगैरह जो रहते हैं वो, और इवन साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो रहती हैं उन लोग ही क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। जंतु प्लवक की बात करते हैं तो जंतु प्लवक जो होते हैं स्मॉल इंसेक्ट वगैरह, मतलब छोटी कीट वगैरह हो सकते हैं। दूसरा डेस्मिड वगैरह हो सकते हैं, डेस्मिड। और तीसरा फ्लैजलेट्स वगैरह हो सकते हैं, फ्लैजिलेट्स। तो ये जो रहते हैं क्या रहते हैं, जंतु प्लवक है। स्मॉल फिश और लार्ज फिश वगैरह के बारे में तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। तो ये याद रखना कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हम लोग घास के मैदान वाला देखेंगे कि घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर भी वही है, T1 ट्रॉपिक लेवल, T2 ट्रॉपिक लेवल, T3 ट्रॉपिक लेवल और T4 ट्रॉपिक लेवल, ये 4 ट्रॉपिक लेवल है। तो यहाँ पर इसमें प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, है ना, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर होती है ना, चूंकि हम लोग घास स्थल वाला पढ़ेंगे, टेरिस्ट्रियल में घास वाला, तो घास से शुरू होगी, और घास से शुरू होकर इसको है ना खाएगा कौन, खरगोश खा सकती है, या तो फिर इसको हिरन खा सकते हैं, है ना। इन्हीं लोग क्या होते हैं, इन्हीं लोग शाकाहारी होते हैं, और लोग प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। इसको खाते हैं कौन, लोमड़ी या फॉक्स वगैरह खा सकते हैं, और लोमड़ी को खाने वाली होती है बाघ या
शेर वगैरह हो सकते हैं, बाघ या शेर। तो एनर्जी का फ्लो जो होता है घास से शुरू होकर ऐसे चलती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। घास जो होती है प्रोड्यूसर होती है, यही पहली बार क्या बनाती है, खाना बनाती है ना, और खाना उसी को खाते रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं उसी के द्वारा। ठीक है, इसके आगे देखें। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सा नंबर का, तीसरा, परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का, किसका, ट्री इकोसिस्टम, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का। तो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, ये T1 ट्रॉपिक लेवल से T2 ट्रॉपिक लेवल से T3 ट्रॉपिक लेवल तक जाएगी। तो T1 वाले लोग हम पहले भी जानते हैं क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, और इन लोग होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और इन लोग होते हैं क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो होती है वो होती है क्या, ट्री, और ट्री के ऊपर में जो है ना रहते हैं नेक्स्ट बनाकर, मतलब या घोंसला बनाकर रहने वाले लोग होते हैं बर्ड्स। बर्ड्स को खाने वाले के लिए यहाँ पर रहते हैं कौन, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, परजीवी। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों में देख सकते हैं कि जब हम इस ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं, या इस हम लोग फूड चेन में, मतलब इसमें खाद्य श्रृंखला में, तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जा रहे हैं, छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जाते हैं, बड़े जीवों की ओर, छोटे जीवों से किधर की ओर जा रहे हैं, बड़े जीवों की ओर जाते हैं। जबकि इसमें भी सेम वही बात है ना, कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म से है ना वो जाती है लार्ज ऑर्गेनिज्म की ओर, मतलब छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर। जबकि इसमें क्या होता है, बड़े जीवों से, लार्ज साइज के जीवों से वो किधर की ओर जाती है, स्मॉल साइज के जीवों की ओर जाती है ना। तो ये वृक्ष इकोसिस्टम या वृक्ष परितंत्र, वृक्ष खाद्य श्रृंखला बोला जाए या वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, इसमें क्या होती है, बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर जाती है। मतलब देखो कोई भी खाद्य श्रृंखला हो वो हमेशा स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और आगे की ओर बढ़ेगी, भले वो चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या होता है, चारण खाद्य श्रृंखला में एक लाइन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, नोट करके एक लाइन लिखते हैं हम लोग, चारण खाद्य श्रृंखला में नोट। देखो चारण खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, तेज होता है। पहला चीज तो यही जानना है हमें कि ये चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तेज होता है। चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तेज होता है। लेकिन एक बात और जानना है यहाँ पर, क्या बात जानना है, कि यह खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला प्रकाश पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, प्रकाश पर निर्भर। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि किस पर निर्भर होती है चारण खाद्य श्रृंखला, तो बताना है कि यह प्रकाश पर निर्भर होती है। क्यों, क्योंकि उत्पादक को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। देखो ये घास है, इसको भी क्या बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किसकी जरूरत है, लाइट की। और यहाँ पर पादप प्लवक है, इसको भी जरूरत है किसकी, लाइट की। और यहाँ पर प्रोड्यूसर ट्री है, इसको भी जरूरत है किसकी, लाइट की। तो ये प्रकाश पर निर्भर क्या है, खाद्य श्रृंखला होती है। ये तीनों कौन, चारण खाद्य श्रृंखला में जो भी आते हैं प्रकाश पर निर्भर क्या है, खाद्य श्रृंखला। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तेजी से होता है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर डेली का डेली क्या बनाते रहते हैं, फूड सिंथेसिस करते रहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना। इसके आगे देखें, अभी हम लोग जान गए, इसके बाद हम लोग जानेंगे डेट्राइटस फूड चेन को जानेंगे हम लोग, है ना। देखो यहाँ पर और भी देख सकते हैं, चरने वाली खाद्य श्रृंखला अभी बताया, ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता जीवित पौधों उत्पादक या पर भोजन करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर के बारे में बताया गया है ना। प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर, तो प्रोड्यूसर है यहाँ पर ग्रासेस, घास। तो ये घास क्या है, प्रोड्यूसर। इसको खाने के लिए कौन है, गोट। तो गोट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। इसको खाने के लिए जैसे गोट को है ना कोई मनुष्य खा लिए तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो ये ट्रॉपिक लेवल, तीन ही ट्रॉपिक लेवल को बताया गया है ना, T1, T2, T3 ट्रॉपिक लेवल। तो इसको हम लोग जान सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो और कुछ भी एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेजिंग फूड चेन का। लीफ या कैबेज रहती है, उसको ये कैटरपिलर वगैरह जो कीट रहते हैं वो खाते हैं। और इस कैटरपिलर को खाने के लिए जो है ना
थ्रूस नाम का एक चिड़िया है वो खाती है उसको। तो ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है चारण खाद्य श्रृंखला, इसमें चरते मतलब सीधा सीधा खा लिया जाता है उसको, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं दूसरा, अपरत खाद्य श्रृंखला। यह प्राथमिक उपभोक्ता मृत कार्बनिक पदार्थों अपरत पर भोजन करता है, जीव की मृत्यु डीएफसी की शुरुआत है। देखो यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन, एक हम ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में हम लोग जान चुके और उसके टाइप के बारे में भी हम लोग देख चुके पहले ही। यहाँ पर अब हम लोग डेट्राइटस फूड चेन के बारे में जानने वाले हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन का मतलब होता है, डेट्राइटस का मतलब होता है अपघटक। तो अपघटक खाद्य श्रृंखला होती है। तो अपघटन कैसे होता है देखो, तो इसकी शुरुआत जो होती है ना डेड लीफ से होती है। डेड लीफ का मतलब मृत एवं सड़े गले पदार्थों से होती है। तो डेट्राइटस फूड चेन को हम लोग सेप्रोफाइट फूड चेन भी बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक फूड चेन, सेप्रोफाइटिक फूड चेन, या इसको मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मृत एवं सड़े गले पदार्थों से शुरू होती है। जैसे कि हम T1 ट्रॉपिक लेवल लेंगे और T2 लेंगे, तो T में आएगा डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब मृत एवं सड़े गले पदार्थ, मृत एवं सड़े गले पदार्थ आएंगे। और यही मृत एवं सड़े गले जो पदार्थ होंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए जो होते हैं उसका नाम है बैक्टीरिया, या तो हम उसका बोलेंगे क्या, फंजाई या कवक। तो ये बैक्टीरिया, फंजाई एंड कवक क्या करती है, इस मृत एवं सड़े गले पदार्थों को क्या करेगी, तोड़ेगी, एंजाइम सीक्रेट करेगी और अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। तो डेट्राइटस फूड चेन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ही शुरू होती है। और कब होती है? जब कोई जीव की मृत्यु हो जाती है तभी जाके शुरू होती है, उससे पहले शुरू नहीं हो सकती। तो देखो डेड लीव्स को इटन बाय वुड लॉस वगैरह, मतलब ये जो दीमक वगैरह रहते हैं वो खा रहे हैं, और इसको खाने के लिए ब्लैक बर्ड्स वगैरह जो होती है। अब देखो डेड एंड डिकेइंग मैटर में क्या होता है, पहले ये क्या होगा, डेड लीव्स जो रहेंगे इसको तोड़ने के लिए बहुत लंबा समय प्रोसेस लगेगा। जब वो पूरी तरीके से टूट जाएगा तो इसको खाते रहेगी कौन, वुड लाउस जो है वो खाते रहेगी, मतलब लकड़ी में जो उगने वाले कीड़े हैं तो उसको पकड़ के ये खा लेगी। तो क्या होगा, इसको खाने से पहले, मतलब ये जो डेड लीव्स को खाने से पहले इसके ऊपर बैक्टीरिया या कवक अटैक करेंगे या एंजाइम सेक्रेट करेंगे, तो ये पूरे किसमें टूट जाएगा, जिससे वो बना रहेगा उसमें टूट जाएगा, ठीक है। इसको खाने के लिए ये है। अब उसके बाद जैसे ये उसको खा लेगी तो ये तो डेड लीफ जो है यहीं पर प्रकृति में तो पड़ा ही रह जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा। तो इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन होते हैं, बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और एंजाइम सीक्रेट करने के बाद में क्या करेंगे, जब वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा, मतलब वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट जाएगा, मतलब सिंपल अकार्बनिक तत्वों में, तब जाके वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो डेट्राइटस फूड चेन में यही होता है, ठीक है। इसके आगे देखें, है ना, देखो यहाँ पर डेट्राइटस का मतलब होता है अपरद। अपरद कवक और जीवाणु जैसे अपघटकों मृत जीवी से बने होते हैं, ठीक है। अपरद कवक और जीवाणु जैसे अपघटकों मृत जीवी से, मतलब अपघटकों मृत जीवी से बने होते हैं। ये पाचक एंजाइम स्त्रावित करते हैं जो अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिन्हें ये अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। वही बात मैंने बताया कि क्या होता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर जो मृत एवं सड़े गले पदार्थ है उसके ऊपर में कवक और बैक्टीरिया जो होती है क्या करती है, अपने एंजाइमों को सिक्रेट करती है। तो एंजाइम जब सिक्रेट हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाएगी और उसके बाद उसको क्या कर लेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। इस प्रकार उन्हें ऊर्जा, इस प्रकार उनको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी और साथ में पोषक तत्व वगैरह भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, देख सकते हैं हम लोग। स्यूडोमोनास डिकम्पोजर्स बैक्टीरियम, स्यूडोमोनास जो होती है डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरियास होते हैं। मशरूम डिकम्पोजर फंगस, मशरूम जो होते हैं, है ना, देखे होंगे बरसात के दिनों में जो होती है, ये जो धान के जो बचे हुए पदार्थ रहते हैं वो रखे हुए रहते हैं, वहाँ के आसपास में मशरूम अपने आप ही उग जाता है, डिकम्पोजर्स होते हैं ये भी। डिकम्पोजिंग फ्रूट्स ड्यू टू फंगस, कुछ फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट जो रखे हुए रहते हैं, देखना सेब वगैरह को बहुत दिनों तक रखे रहोगे तो उसमें फंगस वगैरह आ जाती है, तो डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। चावल के बचे हुए मतलब जो चावल रहता है उसको बचे हुए चावल को रखोगे तो कुछ दिन तक ढक के रखे हुए रहेंगे तो कुछ दिन के अंदर में ही उसमें फंगस आ जाती है। तो ये सब डिकम्पोजिशन करने वाले क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। और तो उसका एग्जाम्पल कौन कौन है, कवक और जीवाणु। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन कौन अपघटक के रूप में भूमिका निभाते हैं, तो कौन कौन से, कवक और जीवाणु, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्लैजलेट्स वगैरह भी होते हैं, उन लोग भी क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। इसके आगे देखें, अब देखो
एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीएफसी ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख साधन है। जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब वो जो फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, बड़ी मछली तक जाती है। तो एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीएफसी क्या है, ऊर्जा प्रवाह का मुख्य साधन है। मतलब वहां पर डेट्राइटस वगैरह तो बनते नहीं है, डेट्राइटस बनेगा भी तो वो मिट्टी जो है ना किनारे पर ही बनेगा, है ना, वहां पानी के अंदर में तो बन नहीं सकती। तो क्या होगा, एक जलीय परिस्थिति तंत्र में जीएफसी के द्वारा ही ऊर्जा प्रवाह होता है, जबकि एक स्थलीय परिस्थिति तंत्र में जीएफसी की तुलना में डीएफसी के माध्यम से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होती है। कैसे, अब देखो ये क्या बोला है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन में हम लोग क्या क्या देखे, एग्जाम्पल क्या क्या देखे थे। तो सबसे पहला हम लोग देखे थे ग्रास लैंड वाला, ग्रास लैंड। तो ग्रास लैंड वाला देखे, दूसरा क्या वाला देखे, ट्री वाला देखे थे, और तीसरा क्या देखे थे हम लोग, डीएफसी वाला। तो डीएफसी भी क्या होता है, ग्राउंड में ही होता है, मतलब वो स्थल में ही होते हैं। तो कौन सा, तो ये होंगे T1 से लेकर T2 ट्रॉपिक लेवल तक ही बच जाती है, तो इसको हम लोग डीएफसी बोले थे। और इन दोनों को हम लोग क्या बोले थे, जीएफसी, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन है ये दोनों, जबकि ये क्या है, डीएफसी। तो एक बात बता मुझे, जिसमें T1, T2, T3, T4 ट्रॉपिक लेवल है ना, पहला। दूसरा T1, T2, T3 ट्रॉपिक लेवल है। तीसरा T1, T2 ट्रॉपिक लेवल है। एक और ले लेते हैं ना, चौथा नंबर यहाँ पर। तो यहाँ पर T1, T2 है ना, T1 बस को लेते हैं, T1 बस को, T1। चलो, तो एक बात बताना मुझे, जिसमें ये प्रोड्यूसर है T1 वाले लोग, सब में T1 प्रोड्यूसर है, बाकी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर। तो जिसमें जिस ट्रॉपिक लेवल या जिस फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में जितने कम जीव होंगे, क्या उतना ही ऊर्जा ज्यादा होगा। तो फूड चेन जितना छोटा होता है, फूड चेन जितना छोटा होता है उतना ही ऊर्जा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख सकते हैं कि फूड चेन मतलब क्या होता है, खाद्य श्रृंखला जितना छोटा उतना ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा क्या रहेगा, एनर्जी या ऊर्जा रहेगा। ये बात क्लियर होना चाहिए, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि कैसे। अब देखो लाइट ये क्या कर रहा है, ऊर्जा को तो बना रहा है, लेकिन इसको खाने वाले कोई नहीं है, तो उसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा रहेगा चौथे नंबर के पास में, उसके बाद में रहेगा तीसरे नंबर के पास में, फिर उसके बाद में रहेगा दूसरे नंबर के पास में, उसके बाद में पहले नंबर के पास में। मतलब फूड चेन या खाद्य श्रृंखला जितना छोटा होगा, ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर स्थलीय परिस्थिति तंत्र में जीएफसी की तुलना में डीएफसी के माध्यम से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होती है। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे ऐसे क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में T1, T2, T3, T4 ये चारों क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला, जबकि इसमें क्या होते हैं, T1, T2, T3 होते हैं। मतलब देखो इसमें 3 ट्रॉपिक लेवल है, इसमें कितने ट्रॉपिक लेवल, 4, इसमें 3, इसमें 4 है कि नहीं है। घास को खाने वाली खरगोश, को खाने वाली लोमड़ी, को खाने वाली क्या, शेर, जबकि इसमें क्या, वृक्ष के ऊपर में रहते थे पक्षी, पक्षी के ऊपर में रहते थे परजीवी। तो इसमें 3 ट्रॉपिक लेवल है, इसमें 4 ट्रॉपिक लेवल है, और इसमें सिर्फ कितने ट्रॉपिक लेवल है, 2 ही ट्रॉपिक लेवल है। मतलब सड़े गले पदार्थों से शुरू होकर वो कवक और बैक्टीरिया तक ही जाती है, तो 2 ही ट्रॉपिक लेवल है। तो दो ट्रॉपिक लेवल, तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा, मतलब अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलेगी इसको, है ना, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे अभी तक तो दिए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देंगे, ऐसे ऑप्शन बना के देंगे कि जब ट्रॉपिक लेवल ज्यादा होती है तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, वो कम होता है कि ज्यादा होता है, कि ऊर्जा ज्यादा मिलती है कि कम मिलती है, वो भी हमें जानना है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जितना कम ट्रॉपिक लेवल होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। ठीक है, उसके आगे और देखते हैं। यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर संबंधों को खाद्य जाल कहा जाता है। काकरोच, कौवे, मनुष्य आदि जैसे जानवर सर्वाहारी ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला जब आपस में मिलेंगे तो खाद्य जाल बनाएगी। अरे भाई, एक धागे से थोड़ी जाल बनता है, बहुत सारा धागा रहेगा तो ऐसे जाल बनता है। तो खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाती, मतलब फूड चेन मिलकर क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। तो उसमें से देखो बताया है कि कौन कौन से, काकरोच, कौवा और मनुष्य,
तो देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस लाइन को ना है ना अलग से हाईलाइटेड नहीं किया है, तो अलग से याद रखना, नोट करके अलग याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए। क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्या कि ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में जनरली हम लोग दो लोगों को बस जनरली जानते रहते हैं, कौन कौन, एक मोर को जानते हैं और एक मनुष्य को जानते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या बताया है कि सर्वाहारी कौन होते हैं, तो काकरोच होती है, काकरोच, ठीक है। दूसरा क्या होती है, क्रो मतलब कौवा, और तीसरा क्या होती है, मनुष्य, और उसके अलावा और भी जानते हैं हम लोग पीकॉक। तो सीसीपीएम से, सीसीएमपी से याद रखना, सीसीएमपी है ना, सेंट्रल कैपिटल होती है, सेंट्रल कैपिटल बाहर मतलब भारत देश का मध्य का राज्य मध्य प्रदेश है ना, तो सेंट्रल कैपिटल ऑफ सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मध्य प्रदेश। तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मध्य प्रदेश है ना, एमपी। तो इससे याद रखना है कि सी से काकरोच, सी से है ना क्रो, और एम से क्या है मैन मतलब मनुष्य, और पी से मतलब क्या है पीकॉक, पीकॉक का मतलब क्या होता है मोर होता है। तो ये लोग क्या होते हैं सर्वाहारी होते हैं। तो एग्जाम्पल देंगे कि निम्न में से कौन कौन सर्वाहारी जीव होते हैं, तो हम लोग जनरली मनुष्य और मोर को जानते हैं, लेकिन काकरोच और कौवा भी क्या होते हैं सर्वाहारी होते हैं है ना। ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, मार्क करके रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। और ऊर्जा प्रवाह में कैसे कैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा प्रवाह होती है उसको भी याद रखना। और ये दोनों लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थलीय परिस्थिति तंत्र में जो डीएफसी होती है ना, वो जीएफसी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कम ट्रॉपिक लेवल है। ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि जलीय परिस्थिति तंत्र में जीएफसी द्वारा ही ऊर्जा प्रवाह हो सकती है, ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा, क्योंकि वहां पर डेट्राइटस फूड चेन वगैरह तो अवेलेबल नहीं रहते, इसीलिए उसमें जीएफसी द्वारा होती है एक्वेटिक में। जबकि टेरेस्ट्रियल में जीएफसी की तुलना में डीएफसी के द्वारा क्या होती है ऊर्जा प्रवाह ज्यादा होता है। समझ आया कि नहीं आया? और एक लाइन हम ये भी बोल सकते हैं कि डीएफसी जो होती है, मतलब बोला जाए कि डेट्राइटस फूड चैन, उसमें ऊर्जा का जो परिमाप होता है ना वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो अपघटन की दर जो होती है ना धीमी होती है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं, नोट करके एक लाइन लिखेंगे कि डीएफसी में मतलब डेट्राइटस फूड चैन में ऊर्जा का परिमाप, ऊर्जा का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, परिमाप मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऊर्जा का परिमाप ज़्यादा होता है। डीएफसी में ऊर्जा का परिमाप मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, लेकिन एक बात है इसमें, लेकिन अपघटन की दर क्या होगी, अपघटन की दर कम होती है, की दर कम होती है। मतलब ये बोला जाए कि देखो परिमाप तो ज्यादा है क्योंकि ट्रॉपिक लेवल ही नहीं है, दो ही ट्रॉपिक लेवल है, इन दोनों ट्रॉपिक लेवल में ही ऊर्जा तो ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अपघटन की दर क्या रहती है, धीमी रहती है। अपघटन की दर बहुत कम रहती है, धीमी रहती है। ये बात भी याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर फूड वेब को बना के बताया है। यहाँ पर देखो ये कॉर्न है, फ्लावरिंग प्लांट, लेवेंडर वगैरह, मैंग्रोव, इसमें से देखो ग्रास होपर, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, तो अलग अलग लोग ना क्या हुए एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं फूड वेब में, मतलब खाद्य जाल में। बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या होती है, खाद्य जाल बनाती है। और एक लाइन और भी याद रखना है हमें कि फूड चेन में क्या होते हैं, लिमिटेड मात्रा में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मतलब ये है कि उसको ना जो फूड चेन में खाद्य श्रृंखला में जो जीव हैं उनको वही खाना पड़ेगा। जैसे कोई ग्रास लैंड इकोसिस्टम या ग्रास वाले फूड चेन को देखते हैं तो उसमें घास को खाती है खरगोश, खरगोश को खाती है लोमड़ी, लोमड़ी खाती है शेर। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इनके पास में दूसरा, मतलब उस घास को खाने के लिए रैबिट या खरगोश ही रहेंगे, है ना। और उसको खरगोश को खाने के लिए कौन रहेंगे, फॉक्स ही रहेंगे। फॉक्स को खाने के लिए कौन रहेगा, लायन ही रहेगा। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है, खाद्य जाल में वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को और भी खा सकते हैं, जो मिलेगा उसको खाएंगे। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि सुस्वादु जो भोजन रहती है, मतलब जो है ना टेस्टी फूड रहता है, वो फूड चेन में नहीं रहता, फूड वेब में रहते हैं। मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला में जो खाना रहती है वो जो जिसको दे दिया गया उसको ही खाना पड़ेगा। जबकि फूड वेब में, खाद्य जाल में क्या होगा कि अपने स्वाद अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब घर में खाएंगे तो दाल चावल सब्जी ही खाते रहते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, है ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पार्टी में जाएंगे तो पार्टी में जाएंगे तो क्या होगा, जो जैसा मर्जी वो खाना खाएंगे हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि फूड वेब में, खाद्य जाल में इन सभी जानवरों को अलग अलग मिलता है। तो प्रकृति में ऐसा
कोई भी रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है ना, वो तो हम लोग पढ़ने की सुविधा के आधार पर हम उसको बनाते हैं, हालांकि पूरा सब फूड वेब के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं सभी जीव। ठीक है, क्लियर। तो इसका आगे देखें। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह में देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवों का एक विशिष्ट स्थान उनके पोषी स्तर के रूप में जाना जाता है। पोषी स्तर का मतलब ट्रॉपिक लेवल है ना, इसको मैं पहले बता चुका, जिसमें देखो है ना कुछ एग्जांपल दिए हैं। पहला पोषी स्तर जैसे जो है, तो जो पहला पोषी स्तर जिसको हम लोग T1 ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, जिसको इसको T2 और इसको T3 और इसको T4 हम लोग अभी पहले देख चुके हैं इसके बारे में। तो प्राथमिक पोषी स्तर पर प्राथमिक उत्पादक होते हैं जैसे कि पौधे और फाइटोप्लैंक्टॉन्स वगैरह जो होते हैं ना, याद रखना पौधे और फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है, प्राथमिक उत्पादक। और इसको खाने वाली जो T2 ट्रॉपिक लेवल में आती है ना, वो कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो क्या कहलाते, कौन कौन होते हैं, शाकाहारी, जैसे कि गाय, टिड्डा, ग्रास ऊपर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे में देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे, इसको प्राथमिक मांसाहारी भी बोलते हैं। तो मांसाहारी कौन कौन हो सकते हैं, पक्षी और मछली वगैरह, ये सब चीज जो हो सकते हैं, जो जू प्लैंकटन को खाती है, इसलिए मछली को भी बोला गया है। ठीक है, चौथा नंबर देते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें सिर्फ मांसाहारी होते हैं, जैसे कि शेर, मनुष्य वगैरह हो सकते हैं। तो देखा जाए तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी वालों ने दिया है, और ABCD करके यहाँ पर देंगे तो बनाने आना चाहिए हमें कि कौन ट्रॉपिक लेवल में कैसे रहते हैं। ठीक है, हमें निकालने भी आना चाहिए कि कौन ट्रॉपिक लेवल में कैसे जीव रहते हैं। इसके आगे देखें, ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, ऊर्जा प्रवाह में कैसे होती है। ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पोषण स्तरों से होकर गुजरता है। ऊर्जा का प्रवाह मतलब देखो, ऊर्जा तो बनाती कौन है, प्लांट्स। तो देखो सन के द्वारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर प्लांट्स आए हैं। इस प्लांट के पास में एनर्जी पहले बार हीट, देखो कुछ तो हीट के फॉर्म में निकल जाती है, कुछ जो आती है पार का, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसका केवल 2 से 10% ही क्या लेता है, ये प्लांट लेता है। पार रेडिएशन मतलब पार रेडिएशन होता कितना है, 50%, इसका कितना परसेंट लेता है, 2 से 10%। तो 2 से 10% कौन ले रहा है, प्लांट। अब प्लांट ले रहा है तो उसको देखो, प्लांट को खाने वाले कौन है, यहाँ पर इंसेक्ट वगैरह है। तो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, ये जो हर्बीवोरस होते हैं, जो सीधा सीधा किसको खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। ठीक है, तो इसको खाने के लिए यहाँ पर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में है ना, मतलब ये T3 लेवल में है, ये T2 में है, ये क्या है T1 में। तो इसमें इसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर या इसको प्राइमरी कार्निवोरस भी बोलते हैं। और ये क्या है, T4 ट्रॉपिक लेवल, जिसमें हम लोग इसको टर्सरी कंज्यूमर या इसको टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग जगह में मतलब इन सब का डिकम्पोजिशन वगैरह, एक दूसरे से रिलेशन वगैरह, ये सब चीज चल ही रहा है। तो न्यूट्रिशन या ऊर्जा का प्रवाह जो है ना, यही है, बार बार उसी चीज को बता रहे हैं, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। इसके आगे देखें, अब देखना, क्रमिक पोषी स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह मृत जैव भार अपशिष्ट बन जाता है। यह अपघटकों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रत्येक पोषी स्तर के जीव ऊर्जा के लिए निचले पोषी स्तर के जीवों पर निर्भर रहते हैं, और सही भी बात है। क्रमिक पोषी स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, मतलब मैं बोलूं कि T1, T2, T3 और T4 ये चारों ट्रॉपिक लेवल है में है, एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी जो रहती है ना, क्या होते जाती है, कम होते जाती है, मतलब घटते जाती है एनर्जी। ठीक है, क्लियर। को जब कोई जीव मरता है तो वह मृत जैव भार अपशिष्ट बन जाता है, यह अपघटकों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। अब देखा जाए कि जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या, कि सबसे पहला देखते हैं कि जो ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक का मतलब जो प्लांट्स वगैरह जो है प्लांट, इसके लिए ऊर्जा का सोर्स पूछे जाएगा तो है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, स्रोत कौन होती है, स्रोत किसका, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का स्रोत कहीं पूछेंगे तो क्या बताएंगे हम लोग, सन होती है। सन मतलब जो सूर्य का प्रकाश। लेकिन ये जो अपघटक है, अपघटक, तो इसके लिए कौन ऊर्जा के स्रोत होंगे, अपघटक का मतलब कौन कौन, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्या, बैक्टीरिया एंड फंजाई के लिए ऊर्जा के सोर्स कौन होते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत कौन होते हैं, मृत जैव भार मतलब अपशिष्ट, और यही जो क्या होते हैं, ऊर्जा के सोर्स होते हैं, मतलब किसके लिए, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वही क्या होते हैं, ऊर्जा के सोर्स। तो क्या ऊर्जा के सोर्स सभी जीवों के लिए एक ही समान होती है क्या, तो नहीं होती। उत्पादकों के लिए या प्लांट के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है सन, जबकि अपघटक के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है कौन, अपशिष्ट पदार्थ, जिसका वो अपघटन करने वाला है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि मृत जैव भार जो होती है अपशिष्ट, वही अपघटकों के लिए क्या होती है, ऊर्जा का स्रोत होती है। ठीक है,
और देखो है ना, प्रत्येक पोषी स्तर के जीव ऊर्जा के लिए निचले पोषी स्तर के जीवों पर निर्भर रहते हैं। सही भी बात है। मान लो यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे तो बाकी लोग ये तो खत्म ही है, और ये जो रहेगा ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, है ना, मतलब इसको ज्यादा, मतलब इसको मारने वाले कोई रहेंगे नहीं, तो ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, इसको लगातार लगातार फीडिंग करता रहेगा, कुल मिलाकर खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला में सभी जीवों का होना अनिवार्य है, और एक से दूसरे टॉपिक लेवल में जाते जाते क्या होते जाती है, ऊर्जा जो है कम होते जाती है, और एक दूसरे के ऊपर में निर्भर भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग डेड बायोमास भी देख सकते हैं, चूहा मरा हुआ दिखाई दे रहा है, और पत्तियां जो नीचे गिरी हुई सूख गई है उसको दिखाया गया डेड बायोमास को। आगे देखें। ठीक है, यहाँ पर भी और अलग अलग है ना दिखाया गया है, उसमें देखते हैं। किसी निश्चित समय पर किसी पोषी स्तर में जीवित पदार्थों की मात्रा को खड़ी फसल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं खड़ी फसल, या स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, खड़ी फसल। तो ये क्या होती है, किसी निश्चित समय पर किसी पोषी स्तर में, किसी निश्चित समय पर, मतलब देखो ये कोई स्थान है, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स वगैरह सब हैं, है ना, तो एक निश्चित टाइम पर किसी क्षेत्र में, किसी, है ना, यहाँ पर पोषी स्तर लिख दिए हैं, किसी निश्चित समय पर किसी पोषी स्तर में, मतलब किसी क्षेत्र में जीवित पदार्थों की मात्रा को हम लोग खड़ी फसल कहते हैं। मतलब जीवित पदार्थ कौन होंगे, तो जब वो जीवित रहती है तो वो कार्बनिक पदार्थ होती है। कौन से पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, खड़ी फसल बोलते हैं। मतलब इसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे, खड़ी फसल बोलेंगे। किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित क्षेत्र में किसी पोषी स्तर में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा क्या कहलाती है, खड़ी फसल, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। और जीवित कुल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है वो, ये बात भी याद रखना। ठीक है, इसे जैव भार, जीवों का द्रव्यमान या प्रति इकाई क्षेत्रफल संख्या के रूप में भी मापा जाता है। वही बताया किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैव भार के रूप में हम लोग इसको मेजर करते हैं, मतलब जीवों के द्रव्यमान को मेजर करते हैं हम लोग, जीवों के किसको, द्रव्यमान को, मतलब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है उसको हम लोग मेजर करते हैं, किसमें, खड़ी फसल में। दूसरा, किसी प्रजाति का जैव भार ताजे या सूखे भार के रूप में मापा जाता है। सूखा भार अधिक सटीक होता है क्योंकि यह शरीर का सटीक द्रव्यमान होता है जो स्थिर रहता है। सीधी सी बात है, मान लो ये क्या है, जीवित भार है एक, हम लोग जीवित ले रहे हैं, जीवित, और यहाँ पर क्या है, एक मृत है, मृत, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे सूखा भार, सूखा भार बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ताजा भार, ताजा भार। ठीक है, मान लो हम लोग, है ना, संडे वाले दिन गए, है ना, क्या कौन से दिन गए, संडे वाले दिन गए यहाँ पर। ठीक है, संडे वाले दिन हमारा घूमने का मूड हुआ और हम गए, और एक लकड़ी, ताजा लकड़ी को हम लोग क्या किए, मेजर करने गए हम लोग, ताजा लकड़ी को, ताजा लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं है ये, लकड़ी है। तो ताजा लकड़ी को जब हम मेजर करते हैं तो मान लो 50 kg निकला, कितना निकला, 50 kg, है ना। और उसके बाद में जैसे 2-4 दिन उसको हम लोग क्या किए, ताजा लकड़ी को हम लोग काट दिए, काटने के बाद में मेजर किए तो 50 kg निकला। अब बाद में हम संडे को तो गए थे, तो संडे को सिर्फ एक ही काम कर पाए, ताजा लकड़ी को काटे और 50 किलो उसका वेट कर लिए। और बाद में फिर हम लोग एक सप्ताह, अब क्या करेंगे, हम अगले संडे को जाएंगे, काम वाले आदमी हम संडे को ही निकलते हैं हमारे छुट्टी वाले दिन में। तो अगले संडे को जब हम गए तो इसका, है ना, जो वेट आया, फिर से वेट किए तो कितना आ गया, 45 kg। मतलब ये है कि ताजा भार में कमी हो गया, ताजा भार में क्या हो गया, कमी। तो सूखा भार जो रहता है वो क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, जबकि ताजा भार क्या रहती है, वेरिएशन देती है। इसका रीजन ये है कि इसमें से हीट के फॉर्म में वाटर का लॉस होने लग जाता है, लकड़ी सूखने लग जाती है, फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है, और बहुत सारे रीजन है उसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, भार कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग सटीक भार निकालना होता है तो सूखा भार को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि यह शरीर का सटीक द्रव्यमान स्थिर रहता है, इसलिए हम लोग उसको मेजर करते हैं। इसके आगे देखें, जीएफसी में, जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन में पोषी स्तरों की संख्या सीमित होती है क्योंकि यह 10% नियम का पालन करता है। निचले पोषी स्तर से प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं अभी, ये क्या होती है। लेकिन एक चीज और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब जैसे हम लोग खड़ी फसल के बारे में जाने, वैसे ही यहाँ पर हम लोग स्टैंडिंग स्टेट या खड़ी अवस्था के बारे में भी जानेंगे, अवस्था। तो खड़ी अवस्था क्या होती है, तो इसको भी हम लोग लिख के देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग कि किसी क्षेत्र में या
किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में, किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में उपस्थित कुल अकार्बनिक या बोला जाए मृत पदार्थों की मात्रा को खड़ी अवस्था कहते हैं। खड़ी अवस्था। किसी निश्चित क्षेत्र में, देखो क्या धान कटी हो, धान कटने से पहले खेत में धान बहुत सारा है, हरा हरा है, तो उस क्षेत्र में एक निश्चित मतलब क्षेत्र है, एक निश्चित समय है, उसमें जितने भी चीज वहां पर जीवित है उसको हम बोल दिए जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को खड़ी फसल बोल दिए। जबकि वही पूरे फसल को काट दिए, उसके बाद भी वहां पर जो कुल अकार्बनिक पदार्थ बचे हुए हैं या मृत का अकार्बनिक पदार्थ बचे हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खड़ी अवस्था बोलते हैं। तो ये लाइन भी याद रखना कि खड़ी फसल और खड़ी अवस्था में क्या डिफरेंस है। उसमें जीवित कुल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है, जबकि यहाँ पर क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा है। कुल अकार्बनिक पदार्थ या मृत पदार्थों की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? खड़ी अवस्था बोलते हैं। तो ये लाइन भी हमें जानना है, ठीक है। तो ये वाले को हम लोग, इस नियम को अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस नियम को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है, ये जो नियम बोल रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो 10% लॉ वाला जो कहानी है उसको भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम क्या है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए इसको दिया गया था किसके द्वारा, है ना? तो इसको दिया था लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया कि ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम। तो ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम का मतलब क्या होता है वो जानते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले क्या होती है, उत्पादक जो होती है वो ऊर्जा को बनाती है और ये कहाँ पर जाती है? ये जाती है प्राथमिक उपभोक्ता के पास। प्राथमिक उपभोक्ता से जाएगी ये द्वितीयक उपभोक्ता से जाएगी वो किसमें? तृतीयक उपभोक्ता में। तो ये जाएगी तृतीयक, है ना, तृतीयक उपभोक्ता। तो देखो क्या है, उत्पादक जो है एनर्जी तो बनाती है। अब एनर्जी कहाँ से बनाएगी? तो एनर्जी बनाती है हमेशा सन से। लाइट द्वारा जो एनर्जी आती है, लाइट जो है ना, लाइट क्या करती है? लाइट एनर्जी या लाइट ऊर्जा एनर्जी, इसको उत्पादक क्या करता है? केमिकल एनर्जी में बदल देता है। किस में बदल देता है? केमिकल एनर्जी में बदलता है, कन्वर्ट कर देता है। तो केमिकल एनर्जी में बदल दिया, ठीक है। अब ये केमिकल एनर्जी में बदला तो क्या इसके पास में 100% एनर्जी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यही क्या करता है, एनर्जी को तो बना रहा है ना, प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी को बना रहा है। देखो क्या हुआ, पहले लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गई किसमें? केमिकल एनर्जी में। मतलब बोला जाए कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा जो है, ये प्रकाश ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में बदल गया? रासायनिक ऊर्जा में बदला। तो इसके पास में कितने % एनर्जी आ गया? 100% एनर्जी आया। अरे आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। तो ये उत्पादक जो होते हैं कौन से ट्रॉपिक लेवल में रहते हैं? T1 में। इन लोग कौन से ट्रॉपिक लेवल में है? T2 में। और इसके बाद इन लोग कौन से में है? T3 में। और इसके बाद इन लोग कौन से में है? T4 ट्रॉपिक लेवल में है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो प्राथमिक उपभोक्ता इस 100% एनर्जी का कितना % लेते हैं? तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ केवल 10% एनर्जी को ही ये लेगा। तो 10% एनर्जी को क्या करते हैं? लेते हैं। तो मान लो इस 100% है, उसमें का 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे 10% के अकॉर्डिंग, तो इसको क्या मिलेगा? 10% एनर्जी ही बस मिलेगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम लोग जब एनर्जी या प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता है तो एनर्जी को हम लोग या तो भार के रूप में मेजर करते हैं, मतलब हम लोग उस एनर्जी को भार में मेजर कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को, या तो हम लोग उसको ऊर्जा के रूप में भी मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर जैसे मान लो
कितना है 1 2 3 4 5 6 7 10 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा बनाया किसने, प्रोड्यूसर ने, मतलब बोला जाए कि T1 ट्रॉपिक लेवल में। तो इसका 10%, तो इसका 10% करेंगे, क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो क्या होगा 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ पर T2 ट्रॉपिक लेवल को मिलेगा कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 5। तो कितना मिला इसको, इसके पास में कितना था 10 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा था, उसका 10% मतलब 1 लाख ही मिला किसको T2 को, मतलब T2 ट्रॉपिक लेवल, यानी कि बोला जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, इसके बाद में इसका 10%, तो इसका 10% निकालेंगे 10 डिवाइडेड बाई फिर से 100 करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से इधर 1 0 कटेगा, तो यहाँ पर T3 वालों को मिलेगा कितना 10,000 मिलेगा क्या किलो कैलोरी ऊर्जा, है ना, किलो कैलोरी ऊर्जा, इसको जूल में भी मेजर करते हैं। उसके अलावा इसका 10% बोला जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से इधर का 1 0 कटेगा, तो T4 ट्रॉपिक लेवल वालों को मिल जाएगा कितना ओनली 1000 किलो कैलोरी मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है 10% ही आगे बढ़ती है, कितना परसेंट बढ़ती है 10%, मतलब बनाया तो एनर्जी 100% था, देखो 10 लाख किलो कैलोरी बनाया था, लेकिन तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 1000 किलो कैलोरी हो गया। मतलब बोला जाए तो यहाँ पर नोट करके हम लिख सकते हैं क्या कि जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, टॉप कंज्यूमर जो होते हैं, इन लोग इकोलॉजिकली, मतलब इन लोग पारिस्थितिकी रूप से ऊर्जा के टर्म में, ऊर्जा के शब्दों में, ऊर्जा के शब्द मतलब टर्म में कमजोर होते हैं। क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। क्यों कमजोर है, क्योंकि इसको एनर्जी जितना इस ट्रॉपिक लेवल में जितना एनर्जी था उसका कितना ही मिला है ना, बहुत कम पार्ट ही मिला है, लगभग 90% से ज्यादा एनर्जी इन्हीं लोग के पास में कंज्यूम हो जाती है ना। देखो 90% एनर्जी को खुद रखते हैं और बाकी को क्या करते हैं दूसरे ट्रॉपिक लेवल वाले को देते हैं। तो देखो क्या हुआ, प्रोड्यूसर 90% एनर्जी को रखता है खुद, ओनली किसको देते, कितने परसेंट को देते, 10% को दिए। अब ये इसका 90% को, इस 10% के 90% को ये रखेगा, ओनली 10% को इसको देगा। तो उसके बाद में फिर इसका 90% को ये खुद रखेगा और बाकी 10% को ही फ्लो कराती है। मतलब ये है कि एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होते जाती है। तो मतलब प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक बात करें हम लोग, तो एनर्जी क्या होते जाती है, एनर्जी कम होते जाती है। और किस दर से कम होती है, तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग चलती है एनर्जी। तो ऐसे याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कौन होते हैं, ऊर्जा के बेस में देखा जाए तो तृतीयक उपभोक्ता क्या होती है, सबसे कम होती है ना, मतलब कमजोर होती है बोला जाए तो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन और भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन देख के देखें। जैसे यहाँ पर हम लोग और क्वेश्चन कर सकते हैं T1, T2, T3 और T4 की बात करते हैं। तो मान लो T3 का दिया गया है ना, 8000 दिया है, 8000 किलो कैलोरी में दिए हैं। तो बाकी का निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए है ना ट्रिक का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। और जनरली ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे इधर की बात करेंगे तो इधर में क्या करेंगे, 1 0 क्या करेंगे प्लस, तो 8000 है तो ये क्या हो जाएगा 80,000। फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, 1 0 और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा, 3 4 5, तो 8 लाख हो जाएगा। इधर की और की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 कम कर दो, तो किलो कैलोरी। तो इजिली हम लोग है ना कुछ सेकंड के अंदर में इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो है ना याद रखना 10% लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे चलती है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, इसका अगला क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्या चीज़ें होती है। जिसको फूड चेन वगैरह समझ आ गया होगा, है ना, वो इसको बना सकते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, और इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड के रूप में एक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। मतलब ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, मतलब खाद्य श्रृंखलाओं को ही क्या किया गया, पिरामिड के रूप में रखा गया है, वही पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। और पारिस्थितिकी पिरामिड दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। चार्ल्स एल्टन
नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। किसको? इस पारिस्थितिकी पिरामिड को। और इसमें बताया गया कि खाद्य श्रृंखला को पिरामिड के रूप में ही अरेंज किया गया है और भी कुछ भी नहीं है। तो पिरामिड क्या होती है करके क्वेश्चन पूछेंगे तो पिरामिड के रूप में खाद्य श्रृंखला का ही प्रतिनिधित्व करता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, एक पिरामिड का आधार उत्पादकों पहला पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, शीर्ष तृतीय या शीर्ष स्तर के उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये है कि जो सबसे नीचे में रहेंगे उन लोग उत्पादक होंगे, उसके ऊपर वाले लोग प्राथमिक उपभोक्ता, उसके ऊपर वाले लोग होंगे क्या? द्वितीयक उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता भी बोल सकते हैं हम लोग। तो पिरामिड के आधार में ना, चाहे पिरामिड कैसा भी बने, उल्टा बने सीधा बने, वो डिपेंड करता है कि कौन से क्या क्या चीजें हैं, लेकिन वो उत्पादक हमेशा कहाँ पर रहेंगे? आधार में ही रहेंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पिरामिड में उत्पादकों का स्थान कहाँ पर होता है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमेशा आधार में ही रहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखें, पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं ना। पिरामिड के प्रकार देखेंगे, 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, एक संख्या का पिरामिड, दूसरा बायोमास का पिरामिड, तीसरा क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड। तो इन तीनों को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। उदाहरण, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में दिखाया गया है। घास स्थल परिस्थिति तंत्र में किसका पिरामिड है? ये संख्या का पिरामिड को बताया गया है। किसके पिरामिड को? संख्या। तो घास स्थल में क्या होता है? शुरू कहाँ से होती है? ये घास से शुरू होगी। घास को खाता कौन है? खरगोश। खरगोश को खाती कौन है ना, मतलब लोमड़ी। और लोमड़ी को खाता कौन है? शेर। तो संख्या का जो पिरामिड होता है उसमें घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जब देखते हैं तो बताओ ये पिरामिड उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? तो ये पिरामिड दिखता है सीधा। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो है ना, बेस का मतलब आधार, आधार का मतलब होता है जिसमें प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा घास का मैदान, बहुत घास के जंगल रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे के बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, वैसे घास के मैदान के भी जंगल है बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ पर घास के मैदान में ये घास क्या है? आधार में है, उत्पादक है, ये ज़्यादा है। इसको खाने वाले खरगोश कितने होंगे? देखो देखो इसका संख्या भी बताया है, इतना घास है तो खरगोश इतने हैं, लोमड़ी इतनी है, और शेर तो बहुत कम ही है। तो ये क्या पिरामिड है? सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये पिरामिड, घास स्थल का पिरामिड संख्या के लिए पूछेगा तो क्या होती है? वो सीधा होती है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, अगला है बायोमास का पिरामिड। बायोमास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैव भार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव भार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यह उच्च पोषण स्तर पर बायोमास में तीव्र कमी दर्शाता है। देखो यहाँ से हम लोग, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसमें से हम लोग देख सकते हैं 2 अलग अलग डायग्राम है ना। ये यहाँ से है, ये अलग अलग पिरामिड है, ये अलग पिरामिड है, ये अलग पिरामिड। देखो यह उच्च पोषण स्तर पर बायोमास में तीव्र कमी दिखाता है। मतलब ये है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, बायोमास में हम लोग देख रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर देख रहे हैं, ये जैसे ये इसको घास मैदान वाला ही देखते हैं, घास का। ठीक है, ये घास वाला ही है। घास से क्या आती है? खरगोश। खरगोश के बाद में क्या था? यहाँ पर लोमड़ी। ठीक है, उसके बाद में क्या था? शेर। मतलब संख्या के आधार पर देखे थे तो सीधा बना था, लेकिन बायोमास या ड्राई वेट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो भी इसका पिरामिड क्या बनता है? सीधा ही बनता है। मतलब घास स्थल वाला जो पिरामिड है, घास स्थल वाला जो पिरामिड है ना, वो क्या बन रहा है? पिरामिड। चाहे हम लोग किसी की भी बात करें, ये पिरामिड जो है संख्या की बात करें या तो हम लोग इसके जैव भार की बात करें, इन दोनों में क्या बनता है? ये सीधा ही बनता है। क्यों? क्योंकि भाई शेर का वजन चाहे कितना भी हो जाए, इस घास स्थल से वजन है ना उससे कम ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर वजन 809 है, यहाँ पर 37 है, 11 है, 1.5। तो ये उच्च पोषण स्तर पर जाते जाते देखो तेजी से कम हो गया। कंपैरिजन करेंगे 809 और 1.5 को, तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड बनती है, संख्या का बने चाहे जैव भार का बने, है ना, यहाँ पर जैव भार है, जैव भार, वो हमेशा क्या बनती है? सीधा बनती है। ठीक है, क्लियर। इसको देखें, बायोमास का उल्टा पिरामिड। फाइटोप्लैंक्टन की छोटी खड़ी फसल जो प्लैंक्टन की बड़ी खड़ी फसल का समर्थन करती है। मतलब ये है कि ये जो उल्टा बन रहा है ना, ये बनता कहाँ पर है? तो इसको हम सीधा समझ सकते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। क्या का? जलीय का। देखो इसमें क्या होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम होती है, जू प्लैंक्टन की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। देखो यहाँ पर संख्या के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, संख्या वाला जो पिरामिड है उसमें बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो देखो यहाँ पर क्या होती है
फाइटोप्लैंक्टन इसमें ना, और देखो संख्या का पिरामिड नहीं, ये बायोमास का पिरामिड है। किसका है? बायोमास का। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किसका है? बायोमास का। बायोमास अभी हम लोग इसको अलग से और पढ़ के भी देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या है इसमें। तो जो बना है वो तो बना ही है, साथ में हम लोग और भी देखेंगे। ये जलीय पारिस्थितिकी में बायोमास का जब पिरामिड आता है तो फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा वजन किसका रहता है? बायोमास, जो प्लैंक्टन का। यही कारण है कि ये क्या बनती है, ये वाला जो बनी है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास का पिरामिड क्या बनता है? उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, इसके आगे देखें। यहाँ पर 10% एनर्जी फ्लो को है ना बताया गया। प्राथमिक उत्पादक उन्हें उपलब्ध सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का केवल 1% एनपीपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादक के रूप में परिवर्तित कर पाता है। यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर वगैरह है। एनर्जी के पिरामिड बताया गया है यहाँ पर, है ना। 10% लॉ के अकॉर्डिंग भी एनर्जी को देखा जाए, देखो यहाँ पर जैसे मैं बताया था 100% एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास होती है, उसके बाद 10% है ना, 1%, 0.1%, 0.01%। तो क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है। उसको यहाँ पर इस पिरामिड के माध्यम से बताया गया है। एनर्जी के पिरामिड में जैसे 10,000 जूल था, है ना, इसको 1,000 जूल मिला, इसको 100 जूल मिला, इसको 10 जूल ही मिला। मतलब टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं एनर्जी के बेस में बात करते हैं तो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं तो ऊर्जा के पिरामिड, चाहे कोई भी प्रकार के पिरामिड की बात कर ले, कोई भी प्रकार के हम खाद्य श्रृंखला को पिरामिड में शामिल कर ले, ऊर्जा के पिरामिड ऑलवेज राइट बनते हैं, हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या बनता है? सीधा, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या बनता है? हमेशा सीधा। तो देखो यहाँ से AR वाले क्वेश्चन आएंगे कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों बनता है। तो इसका रीजन रहता है कि हमेशा ऊर्जा का जो प्रवाह है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होते हैं, और उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होते हैं, मतलब एक दिशी प्रवाह होता है। ऊर्जा का क्या होता है? एक दिशी प्रवाह मतलब यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट एनर्जी फ्लो होती है। मतलब उत्पादक से उपभोक्ता की ओर में जाते हैं। उत्पादक से किधर की ओर में जाएंगे? उपभोक्ता की ओर में जाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग एक दिशी प्रवाह। ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह होता है, और इसी कारण ये क्या होते हैं? हमेशा सीधा बनते हैं। और हम जानते भी हैं हमेशा प्रोड्यूसर जो है नीचे में रहेगा, और प्रोड्यूसर यहीं पर एनर्जी बनाएगा, और यहाँ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब एनर्जी जाएगा तो क्या सीधा नहीं जाएगा? हमेशा सीधा जाएंगे। तो एक दिशी प्रवाह होने की वजह से हमेशा सीधा बनते हैं। तो AR वाले क्वेश्चन ऐसे बनेंगे यहाँ से। ठीक है, तो याद रखना है इसको। इससे पहले है ना, यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसको भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब पूरा पिरामिड की कहानी ही खत्म करते हैं हम लोग। पिरामिड में क्या क्या हुआ है उसको जानते हैं हम लोग। तो देखो, पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड के हम लोग टाइप देखे अभी। पिरामिड में कितने टाइप के देखे हम लोग? 3 टाइप के पिरामिड। तो सबसे पहला जो बनता है संख्या के आधार पर पिरामिड है, संख्या के आधार पर। दूसरा बनती है जैव भार के आधार पर, बायोमास के आधार पर जैव भार। और तीसरा बनती है ऊर्जा के आधार पर। तो ऊर्जा के पिरामिड बनती है, तो ऊर्जा के पिरामिड। ठीक है, तो संख्या के आधार पर बनते हैं तो हमारे पास में तो 3-4 है ना एग्जाम्पल है। क्या क्या? तो सबसे पहला है ना जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड, क्योंकि खाद्य श्रृंखला का ही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो खाद्य श्रृंखला हम जानते हैं जलीय खाद्य श्रृंखला होती है, स्थलीय होती है। तो जलीय वाले में देखते हैं, और यहाँ पर स्थलीय देखेंगे तो स्थलीय में भी हम लोग देखेंगे 2 टाइप के, है ना। सबसे पहला कौन सा? घास के मैदान वाला, है ना, घास का मैदान वाला देखेंगे, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा हम लोग देखेंगे वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब ट्री इकोसिस्टम वाला। ठीक है, तो जली वाले में देखते हैं हम लोग। तो जली वाले में देखो T1 ट्रॉपिक लेवल, T2 ट्रॉपिक लेवल, T3 ट्रॉपिक लेवल और T4 ट्रॉपिक लेवल। तो क्या होता है जली वाले में? हम तो पहले जानते हैं खाद्य श्रृंखला में कौन आती है जली में। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर क्या? फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। क्या आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। इससे कम रहती है कौन? जू प्लैंक्टन। और उससे भी कम रहती है कौन? है ना, स्मॉल फिशेज। उससे भी कौन कम होती है? लार्ज फिशेज। मतलब देखो क्या होता है, इसका बेस जो है आधार, मतलब ये प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक जो है, उत्पादक बहुत ज़्यादा है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कम
टर्सरी कंज्यूमर। तो संख्या के आधार पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जो है, देखो क्या हुआ, सीधा बना कि नहीं बना, तो ये सीधा बनती है। ठीक है, क्लियर। घास के मैदान में देखते हैं, तो घास के मैदान में भी वही कहानी है। घास के मैदान में क्या होंगे, ग्रासेस जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे, संख्या उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर घास है, और इसके बाद में घास के बाद में क्या आता है दूसरा, इसको खाने के लिए खरगोश वगैरह रहते हैं, खरगोश आएगा यहाँ पर। उसको खाने के लिए क्या होते हैं, लोमड़ी होते हैं, और उसको खाने के लिए कौन होते हैं, और शेर होते हैं। मतलब ये है कि T1 ट्रॉपिक लेवल, T2 ट्रॉपिक लेवल, T3 ट्रॉपिक लेवल और T4 ट्रॉपिक लेवल, इसमें प्रोड्यूसर है, और ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो घास के स्थल में, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास के मैदान का देखेंगे संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर देखेंगे तो ये भी क्या बन रहा है, सीधा ही बन रहा है। ठीक है, अब वृक्ष इकोसिस्टम का देखते हैं। तो वृक्ष इकोसिस्टम में क्या होगा कि वृक्ष जो होंगे, वो तो वृक्ष, ये वाला वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर में क्या रहते हैं, पक्षी, और पक्षी के ऊपर में क्या रहते हैं, परजीवी। तो एक बात बताओ मुझे, वृक्ष की संख्या तो यहाँ पर बहुत कम है, मतलब प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो ये देखो इसकी संख्या कम है, लेकिन वो हमेशा कहाँ पर रहेंगे, नीचे में, मतलब बेस में, आधार में ही रहेंगे उत्पादक। और ये क्या होती है, उल्टी होती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में ये उल्टा बनता है। क्यों, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, कम है, सीधी सी बात है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जैव भार का देखते हैं। तो जैव भार में भी इन्हीं लोग आएंगे, कौन कौन, जली वाला, स्थली में घास का मैदान और वृक्ष का मैदान। तो मैं जली वाले को मैं यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम लिख रहा हूँ, और ग्रासलैंड वाले को मैं लिख रहा हूँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और तीसरा ट्री इकोसिस्टम लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखना ये जो एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक में क्या होगा, जैव भार को हमें मेजर करना है हमें। तो एक्वेटिक में क्या करेंगे हम लोग, कितने भी फाइटोप्लैंक्टन आ जाए, है ना, कितने भी फाइटोप्लैंक्टन आ जाए, यहाँ पर वो लार्ज फिश के वजन से कम ही होता है। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन है, यहाँ पर जू प्लैंक्टन, यहाँ पर स्मॉल फिशेज, यहाँ पर लार्ज फिशेज। तो चलो बताओ, जैव भार के पिरामिड में बोला जाए एक्वेटिक इकोसिस्टम का, तो बताओ ये क्या बनती है, उल्टा बनती है। ठीक है, क्लियर। क्यों, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन कितना भी आ जाए इस लार्ज फिशेस के वजन की तुलना में, जैव भार का मतलब वजन, उसका वेट मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनता है ना, वो सीधा बनता है। कैसे, तो यहाँ पर घास है ना, ग्रासेस है, घास है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर क्या है, खरगोश है ना, उसके बाद में इसमें क्या है, लोमड़ी है, और लोमड़ी के बाद में यहाँ पर क्या है, शेर है। तो कुल मिलाकर इसका देखा जाएगा, वजन देखा जाएगा, तो इसका जो पिरामिड बनता है वो कैसे बनती है, सीधा बनता है, जबकि इसका क्या बनता है, उल्टा। तो ट्री इकोसिस्टम का बताना मुझे। तो ट्री इकोसिस्टम में चाहे परजीवी कितना भी आ जाए, है ना, एक वृक्ष के वजन के बराबर नहीं हो सकती। तो इसीलिए कितना भी पक्षी आ जाए, कितना भी परजीवी आ जाए, है ना, वृक्ष के वजन की तुलना में कम ही रहेगी। तो ये भी क्या बनती है, सीधा बनती है। और हम ऊर्जा के पिरामिड को तो जानते हैं, ऑलवेज, हमेशा सीधा बनती है, हमेशा सीधा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशी होता है। क्या होता है, एक दिशी होने के कारण यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड में क्या होता है, एक दिशी होने के कारण हमेशा सीधा ही बनती है। ठीक है, क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना, पूरे बात समझ आया होगा क्या क्या चीजें हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज जाने हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट बात जानना है, क्या, कि देखो जो संख्या का पिरामिड होता है ना, वो इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक विभव को बताता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जैविक विभव को बताता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि संख्या का पिरामिड किसको बताता है, तो जैविक विभव। जैविक विभव का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, या बोल सकते हैं डार्विनिज्म। डार्विन के बारे में जानते होंगे कि डार्विन ने बोला था कि प्रकृति जिसको चयन करती है उसी का संख्या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब संख्या के पिरामिड ज़्यादा होंगे, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव पावर ज़्यादा होगा और उसका जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तभी उसकी संख्या ज़्यादा होंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में के जैविक विभव को कौन सा पिरामिड बताता है करके क्वेश्चन पूछेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या कौन सा बताएंगे, संख्या का पिरामिड जो होती है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक विभव को बताती है। ठीक है, क्लियर। अब जैव भार का पिरामिड, तो जैव भार का जो पिरामिड होता है, जैव भार, भार कब ज्यादा होगा, जब उत्पादकता ज्यादा होगी, और उत्पादकता जब ज्यादा होगी
तो उत्पादकता को हम लोग किससे मेजर किए थे अभी कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ, कुल जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को खड़ी फसल बोले थे। तो यहाँ पर जैव भार का जो पिरामिड होता है ना, परिस्थिति तंत्र की या इकोसिस्टम की किसको बताता है, तो खड़ी फसल को बताता है। खड़ी फसल इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, है ना, कि जैव भार का पिरामिड या खड़ी फसल कौन से पिरामिड को बताता है, क्वेश्चन पूछेंगे तो जैव भार के पिरामिड को बताता है। किसके पिरामिड को बताता है, जैव भार के पिरामिड। जबकि ऊर्जा का पिरामिड किसको बताता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो इकोसिस्टम के उत्पादकता, इकोसिस्टम के उत्पादकता या उत्पादकता के प्रवाह को बताता है, प्रवाह को बताता है। अब ये क्या है, उत्पादकता को कैसे बता रहा है, मतलब भाई देखो एनर्जी तभी फ्लो होगी जब प्रोड्यूसर बनाएंगे। प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर को देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को देंगे, टर्सरी कंज्यूमर को देंगे। ये प्रोड्यूसर जितना ज्यादा एनर्जी बनाएगा उतने को ही तो ट्रांसफर करेगा। मतलब इस एनर्जी के बेस में जैसे हम टर्सरी कंज्यूमर को अच्छा एनर्जेटिक देख रहे हैं, मतलब ये समझ सकते हैं कि इसका प्रोड्यूसर के पास में बहुत ज्यादा एनर्जी रहा होगा, तभी तो टर्सरी कंज्यूमर के पास में ज्यादा एनर्जी आया होगा। मतलब उत्पादकता ज्यादा हुआ होगा, तभी तो टर्सरी कंज्यूमर को ज्यादा एनर्जी मिला होगा। मतलब हम उत्पादकता इसको देखते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर का, तो उत्पादकता जितना ज्यादा होगा उतना ही तो एनर्जी ज्यादा फ्लो करेगा। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होती है वो किसको बताती है, उत्पादकता या उत्पादकता के प्रवाह को बताती है ना, एनर्जी के प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह को बताती है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको भी हमें जानना है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे और देखें। ऊर्जा सामग्री बायोमास या संख्याओं की किसी भी गणना में उस पोषी स्तर पर सभी जीवों को शामिल करना होगा। एक पोषी स्तर एक कार्यात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि ऐसे कोई प्रजाति, एक दी गई प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तरों पर कब्जा कर सकती है। जो फूड चेन वगैरह की बात करते हैं तो वही एक ट्रॉपिक लेवल वाले दूसरे ट्रॉपिक लेवल से कनेक्ट रहते हैं, है ना, यहाँ से कोई इतना ज्यादा जानना नहीं है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, एक गौरैया एक प्राथमिक उपभोक्ता है जब वह बीज, फल, मटर खाती है, और एक द्वितीयक उपभोक्ता है जब वह कीड़े और कृत्रिम चीजों को खाती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल दे के बताया है क्या, कि देखो ये गौरैया एक पक्षी है, एक कीटों को जो खाती है ना, ये गौरैया पक्षी है, तो एक है ना, खुद ही बताना, कीट को खा रही है, कीट को खाती है। तो कीट क्या हो गए, कीट खाया, कीट जो होते हैं फाइटोफेगस होते हैं, मतलब उन लोग प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो जब कीट को खाएगी ये गौरैया, तो बताओ इन लोग ये द्वितीयक उपभोक्ता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो प्राथमिक उपभोक्ता को खा रही है। और मैं पहले ही बताया था प्राथमिक उपभोक्ता वाली जगह में लिखा था कीट, लिखा था कि नहीं लिखा था। तो कीट को जब खाती है ये तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाती है। लेकिन ये जब सीड को खाती है, सीड को मतलब बीज, तो बीज जो है ये प्लांट ही तो है, बीज क्या है, प्लांट। तो प्रोड्यूसर को खा रही है, तब उस टाइम में क्या हो जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसी के बेस में हम लोग और भी बहुत सारे चीज जानने वाले हैं, है ना। इसी के बेस में एक चीज और बता रहा हूं मैं, उसको भी जानना। ठीक है, नोट करके और भी बात जानते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कीटाहारी पादप, कीटाहारी पादप का मतलब जो कीटों को खाते हैं, तो जब ये कीटाहारी पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब स्वपोषी होते हैं के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय ये क्या हो जाते हैं, उत्पादक। इन लोग क्या होते हैं, उत्पादक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर रही तो उत्पादक है। जबकि कीटों को खाने के टाइम, कीटों को खाने के समय, जबकि कीटों को खाने के समय ये क्या हो जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये कीटे होते हैं इन लोग प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इन लोग क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और इसको जब खाती है ये कीटाहारी पादप तो द्वितीयक उपभोक्ता भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि क्या खा रही है। यदि वो प्रकाश संश्लेषण करती है तो उत्पादक है, यदि वो कीटों को खाती है तो द्वितीयक उपभोक्ता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये, है ना। दूसरा देखते हैं हम लोग,
दूध दही को खाने वाले, दूध और दही को खाने वाले लोग होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, ये बात समझ आया कि नहीं? दूध और दही को खाने वाले लोग क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। कैसे? गाय जो होती है घास को खाती है, तो प्राथमिक उपभोक्ता गाय हो गई। अब गाय से मिलने वाले प्रोडक्ट कौन है? दूध। तो दूध को खाने वाले लोग कौन हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, दूध और दही को खाने वाले लोग भी क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो समझ आना चाहिए ये। ठीक है, इसके आगे और भी देखते हैं। अधिकांश पिरामिड प्रणालियों में सभी पिरामिड सीधे होते हैं, लगभग सभी में सीधे थे, कुछ में बस उल्टे थे। अर्थात उत्पादक संख्या और बायोमास में शाकाहारी से अधिक होते हैं और शाकाहारी मांसाहारी की संख्या में और बायोमास में अधिक होते हैं। साथ ही एक निचले पोषी स्तर पर ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर की तुलना में अधिक होती है। सही भी बात है। ट्रॉपिक लेवल T1 की बात करते हैं, T2 की बात करते हैं, T3 की बात करते हैं और T4 की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना, किसके पास में है? T1 ट्रॉपिक लेवल के पास में। तो एनर्जी जो होती है इधर से T1 ट्रॉपिक लेवल से जब हम T4 की ओर जाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है। इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके आगे देखें, उल्टे पिरामिड के, है ना, उल्टे पिरामिड जब बनते तो उसमें एक बड़े पेड़ पर कीड़े खा रहे हैं ना, उसको मैं पहले बता चुका हूँ, ये है ना, इन जो ट्री इकोसिस्टम था वहां पर, कि एक बड़े पेड़ पर कीड़े खा रहे हैं। समुद्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से कहीं अधिक होता है। इसको मैं, है ना, जहाँ पर हम लोग पढ़े, है ना, इसके बारे में, पूरे पिरामिड्स के बारे में यहाँ पर मैं ऑलरेडी पूरा बता चुका हूँ। पूरा इतने बस को भी हम देखेंगे तो अभी हम पूरा जान जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रहा है यहाँ पर, कि कौन वाला उल्टा बन रहा है, कौन वाला सीधा बन रहा है और क्यों बन रहा है, वो भी पूरा बता दिया यहाँ पर क्लियर। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें समझ आना चाहिए। ऊर्जा का पिरामिड, उसके बाद देखो ऊर्जा का इन्वर्टेड पिरामिड। अब नंबर देखो, यहाँ पर नंबर को वाला जो है वो कम उल्टा बना था, है ना, नंबर के हिसाब से। वृक्ष वाला तो उल्टा ही बना था, हम पहले जान चुके हैं, है ना, ये सब चीज को। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है तो प्रत्येक चरण में कुछ ऊर्जा हमेशा ऊष्मा के रूप में खो जाती है। और सही बात है, वैसे भी 10% एनर्जी को ही आगे ट्रांसफर करता है, साथ में कुछ एनर्जी जो होती है हीट के रूप में क्या हो जाती है? निकल जाती है यहाँ से, है ना। इसके बाद और आगे देखें। अब देखो इस पिरामिड की सीमाएं हैं, तो सीमाएं से अभी तक क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है इस साल, अगले साल मतलब। यह दो या दो से अधिक पोषक स्तरों से संबंधित एक ही प्रजाति को ध्यान में नहीं रखता। पहला ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक का मतलब ये होता है कि कमी क्या है, कि पिरामिड में क्या क्या चीजें नहीं शामिल किया गया। तो दो या दो से अधिक पोषक स्तरों से संबंधित एक ही प्रजाति को ध्यान में नहीं दिए गए। मतलब मान लो कोई मेढक जो है इंसेक्ट को भी खा रही है और कोई दूसरे चीजों को भी खा रही है, तब दो या दो से अधिक एक ही प्रजाति तो है, लेकिन दो या दो से अधिक पोषक स्तर वाले जीवों को खा रही है, तो उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है यहाँ पर। इसमें जिसको जो बता दिया गया है उसी को वो खाएगा, उसके अलावा दूसरे को नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये खाद्य श्रृंखला का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और खाद्य श्रृंखला में स्वाद अनुसार भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पोषक स्तर पर संबंधित एक ही प्रजाति के जातियों को ध्यान में नहीं रखा गया है। दूसरा, यह एक साधारण खाद्य श्रृंखला को मानता है जो प्रकृति में लगभग कभी मौजूद नहीं होते। वही बात मैंने बताया कि खाद्य श्रृंखला तो रहती ही नहीं है, हम लोग पढ़ने की सुविधा के अनुसार उसको बनाए हैं। खाद्य जाल ही है, मतलब कोई किसी को भी खा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी को ही खाएगा, तो मौजूद नहीं होती। यह एक खाद्य जाल को समायोजित नहीं करता। तो देखो इसमें दो या दो से अधिक पोषक स्तर से संबंधित एक ही प्रजाति को ध्यान में नहीं रखा गया। दूसरा क्या है, इसमें ना सिर्फ फूड चेन के बारे में बताया गया है, फूड चेन को शामिल किया गया है ना। किसको शामिल नहीं किया गया? फूड वेब को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरा और क्या है इसका, है ना, ये दूसरा था, पहला दूसरा तीसरा। मृत जीवी सेप्रोफाइट्स को पारिस्थितिकी पिरामिड में शामिल नहीं किया जाता, भले ही वे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है ना। जो डेड एंड, देखो तृतीयक उपभोक्ता जो होंगे कभी ना कभी तो मरेंगे, है ना। जब मरेगा तो फिर उसके बाद उसको डिकम्पोज करने के लिए सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, तो उसके लिए पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई जगह नहीं दिया गया है और ये पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उसको नहीं रखा गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं हैं, इसमें दो या दो से अधिक पोषक स्तर पर एक ही जाति के जीवों को नहीं रखा गया। दूसरा, फूड चेन को भी बस ही शामिल किया गया, फूड वेब को शामिल नहीं किया गया है। और तीसरा, मृत जीवों को भी कोई ध्यान नहीं रखा गया।
तो एनसीईआरटी जहाँ पर भी 3 ऐसे बातें बताती है वहाँ से चौथा ऑप्शन बनाते हैं। तो चौथा ऑप्शन बनाने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, और है ना। तो आज की क्लास यही तक है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिए, और इकोसिस्टम में हम लोग 2 क्लास में पूरे क्लास को ख़त्म कर दिया, और पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक थे उसको हम लोग देखे। यहाँ से पढ़ने पर शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा, और नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जगह में इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया गया है, जिस जगह को अलग से बताया हूँ, उन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। और साथ में इन सब क्लासेस को फ्री में देखने के लिए नीट जोन कवर्धा वाले जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो फ्री में ये सब चीज़ें प्लेलिस्ट के रूप में बनी हुई है, मिल जाएगा। नीट जोन के ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम है, और यहाँ व्हाट्सअप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करना है, ये सब लोग आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।